Hello everyone. So in this video we are starting new chapter that is World Geography some glimpses. जो दुनिया की ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके बारे में कुछ झलकियां यहाँ देखने वाले हैं, कुछ चीजें समझने वाले हैं अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में. ओके, सो ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 8th की जो टेक्स्ट बुक है एसएसटी की बुक 2, ठीक है, बुक 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है. सो आई होप सभी लोगों ने बुक्स डाउनलोड कर ली है एनसीईआरटी से और परचेज भी कर ली है. एनसीईआरटी वेबसाइट पे अवेलेबल है बुक्स, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज शॉप वगैरह से परचेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ. रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कहा गया है यहाँ पर, द मॉडर्न एज हैज ब्रॉट द ज्योग्राफी ऑफ अर्थ नियर टू अस बट मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस टू कम इन टू टच विद मैन. इसका मतलब क्या है कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, उसमें इतने सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करो, ट्रैवल कन्वीनियंस की बात करो, है ना, इतनी सारी चीजें डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से लोग कितनी भी दूर हैं तो ज्योग्राफिकली वो कनेक्ट हो गए हैं. बहुत आसान हो गया एक दूसरे से कनेक्ट होना फोन के थ्रू, या ट्रांसपोर्ट्स में डेवलपमेंट हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हुआ है, तो लोग बहुत पास पास आ गए. लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें, इसके कारण क्या हुआ है, इट डिफिकल्ट फॉर अस, अब हमारे लिए ये मुश्किल हो गया है कि हम व्यक्ति के कनेक्ट में आ सके. जैसे कि अभी देखो, कोई आजकल आप देखते हो कि एक रूम से दूसरे रूम में भी अगर हम लोग बैठे हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं ना. मैन टू मैन कनेक्शन जो है, जो पर्सन बैठकर बातचीत किया करते थे, वो कम हो गया है. सो ह्यूमन जो एक कनेक्शन था, ह्यूमन जो एक कांटेक्ट था, एक दूसरे को समझने की जो चीजें पहले हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे कम हो गई है. जबकि ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो हम बहुत पास आ गए हैं. कितनी भी दूर, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, और 1 मिनट में हम फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. फ्लाइट्स कुछ समय में हमें वहां पहुंचा सकती हैं. बट अदर देन दैट वी कैन से दैट तभी भी आपस में टच जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया है, कम हो गया है. तो ये बहुत ही प्यारा सा कोट था. अब हम चैप्टर देखते हैं. ये जो आप वर्ल्ड का मैप देखते हो ना, ये इस तरीके से, ये एक इमेज है अर्थ की जो स्टिच्ड टुगेदर, मतलब साथ में जोड़ जोड़ कर नासा द्वारा दी गई है, जो कि बहुत सारे डेटा को सेवरल ईयर्स तक कलेक्ट करके, पीसेस में कलेक्ट करके, उसको जोड़ जोड़ के वर्ल्ड का मैप तैयार किया गया है. सो वर्ल्ड इस तरीके का दिखता है. ठीक है, सो ये इमेज है वर्ल्ड का. नाउ यहाँ कुछ बिग क्वेश्चन है. बिग क्वेश्चंस मतलब कि यही क्वेश्चंस इस चैप्टर में, इन्हीं के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे और चैप्टर समझेंगे. जैसे पहला है, व्हाट आर यूनिक फिजिकल फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट और ओशन ये आपने पढ़े थे. तो कोई भी कॉन्टिनेंट है, जैसे ये वाला ले लेते हैं, तो इसमें क्या यूनिक फीचर्स होंगे. सो कॉन्टिनेंट have physical features such as mountains, plateaus, plains, desert, grasslands, rivers. ये सारी चीजें हम देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स कॉन्टिनेंट के ऊपर होते हैं. कहीं प्लेन होगा, कहीं प्लेट्यू होगा, कहीं माउंटेन होगा, कहीं डेजर्ट, कहीं ग्रासलैंड, कहीं रिवर्स, राइट. देन नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. दुनिया की ज्योग्राफी को, अभी हमने फर्स्ट बुक में क्या किया था, इंडिया की ज्योग्राफी को समझा था. अब दुनिया को ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें क्या नीड है, क्यों जरूरत है. सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थ्स फीचर एंड द इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. इससे हमें अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पता चलता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट कैसे क्या हो रहा है वो पता चलता है, ह्यूमन एक्टिविटीज उससे कैसे जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें पता चलती हैं. ओके, नाउ लास्ट वन इज, हाउ डू ह्यूमन एक्शंस ट्रिगर एनवायरमेंटल इशू. अभी मैंने आपको कहा ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इफेक्ट करती है, तो पता चलता है. तो यहाँ पर यही चीज कहा जाए कि ह्यूमन के एक्शन कैसे ट्रिगर करते हैं, कोई भी एनवायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहे हैं तो जैसे कि एक्शन लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, रिसोर्सेज का ओवर यूज करना, पोल्यूशन करना, ये डिस्टर्ब करता है नेचुरल बैलेंस का, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. ओके, सो ये कुछ छोटे मैंने आंसर दिए, बट इन्हीं के आंसर्स हम इस चैप्टर में डिटेल में फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, नाउ अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द अर्थ हैज लॉन्ग बीन रेवर्ड एज अ मदर बाय इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड पर्सोनिफाइड इन इंडिया एज अ लिविंग डीटी ऑफन नोन एज भूदेवी और वसुधा. अर्थ जो है बहुत समय से रेवर्ड यानी सम्मान देना, मानना, ठीक है, किसके द्वारा, मदर ऑफ इंडिजीनियस. इंडिजीनियस मतलब मूल निवासी, कहीं के रहने वाले लोग, जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, या लोग हैं इंडिजीनियस लोग हैं, उनके द्वारा अर्थ को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ के रूप में सम्मान दिया जाता है. भारत में अगर हम बात करें, इंडिया में, तो यहाँ पर तो इसे लिविंग डीटी, जैसे जीवित एक देवी के रूप में माना जाता है ना, जिसे हम भूदेवी कहते हैं या वसुधा कहते हैं, ये नाम भी दिए गए हैं. Human lives are deeply connected to its many features. For instance, the distant southern Indian Ocean influences the monsoon in Gangetic plains. From vast oceans to towering mountains and harsh deserts, humanity has long sought
टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स वंडर। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन लाइफ है, यहाँ जो लिखा है मनुष्य का जो जीवन है ना, उसके पृथ्वी पे जो फीचर्स है उससे बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। कैसे? जैसे कि आपने देखा कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो विंड्स यहाँ आती है, लेकिन ये इफेक्ट करती है कि नदर्न प्लेन में बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, गैंगेटिक प्लेन में बारिश होगी कि नहीं होगी। सो ये बताता है हमें कि एक जगह दूसरी जगह से जुड़ी हुई है ना, मतलब एक ज्योग्राफिकल फीचर दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही पृथ्वी में जो माउंटेन्स हैं, महासागर हैं, यानी ओशंस वगैरह हैं, ये देखो ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे मनुष्य के जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर लिखा है लेट्स टेक अ क्विक टूर ऑफ आर ब्लू प्लैनेट आर होम टू गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ देम। अब इसमें इसी चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो अर्थ है जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है हमने 6th क्लास में पढ़ा था। देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं। सो अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। सो क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ईच ऑफ डिफरेंट कलर्स इन मैप फिगर 1.1 रिप्रेजेंट। ये जो हमने फिगर देखा इसमें अलग अलग कलर क्या दिखा रहा है, तो जैसे ब्राउन कलर है यहाँ पे, लैंड वाला एरिया है, ये ग्रीन पैचेस जो दिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीनरी के लिए हो सकता है दिखा रहा हो, ब्लू जो है ये वाटर कलर है वाटर के लिए, और ये वाइट जो है वाइट जो यहाँ और यहाँ दिख रहा है आइस कैप्स के लिए, है ना। इस तरीके से कलर्स यूज हुए होंगे दिखाने के लिए। सिंस दिस चैप्टर इज अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जो चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, वी आर कंसर्न विद फिजिकल मैप। यहाँ पर हम फिजिकल मैप्स पढ़ेंगे। फिजिकल मैप हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट यूजेस कलर। फिजिकल मैप में जो स्टेट्स होते हैं, जैसे इंडिया का अगर मैप है तो फिजिकल मैप रहेगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, ये सब नहीं बताया रहेगा। एक आउटर यहाँ पर आपको उसकी बाउंड्री देखने को मिलेगी, और यहाँ पे कलर से रिप्रेजेंट किया गया रहेगा। जैसे ब्लू कलर को वाटर बॉडीज, ओशन, सीज, लेक, रिवर दिखाने के लिए, ग्रीन से प्लेन बताने के लिए, येलो ब्राउन कलर से प्लेट्यू दिखाने के लिए, डार्क ब्राउन कलर से हाई माउंटेन्स दिखाने के लिए, लाइट येलो से डेजर्ट्स दिखाने के लिए, व्हाइट से आइस और ग्लेशियर्स वाले रीजन दिखाने के लिए फिजिकल मैप्स में इस तरीके से कलर से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैपिंग द अर्थ। अर्थ को नापने में क्या क्या जटिलताएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कठिनाई आती हैं मैप करने में, मतलब कि नापने में। क्योंकि अर्थ जो है, हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का शेप बिल्कुल गोल नहीं है, वो जियोइड शेप है, ओब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ओवल शेप जैसा है। व्हेन वी ड्रॉ अ मैप वी ट्राई टू शो द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब अर्थ है गोल, अब उसको हमें सीधा करना है, क्योंकि मैप हम कैसे बना रहे हैं, सीधा बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके के कर्व शेप को, ये कर्व है ना इस तरीके से गोल रहता है, इसको आप फ्लैट कर रहे हो, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना। टेक एन ऑरेंज, इमेजिन दैट इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ। आप एक ऑरेंज ले लो, ठीक है, और अब आप इमेजिन करो कि ये अर्थ है आपके। ओके, नाउ पील इट एंड ले द पील फ्लैट विदाउट टीयरिंग इट। अब ऑरेंज के जो छिलके आप छीलोगे तो वो कहीं से कर्व्ड होंगे, है ना, अंदर की तरफ होंगे। तो अब इसको आप कोई कहे कि आप इसको फ्लैट करके बिछाओ, तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना। सो एज यू विल डिस्कवर्ड इट इज यूनिक, क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू सो। आप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। दिस इज वाई ऑल मैप्स हैव सम डिस्टॉर्शन। इसीलिए मैप्स जो होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, थोड़े इसमें डिस्टॉर्शन रहते हैं। डिस्टॉर्शन यानी जो एकदम एग्जैक्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। प्रोसेस ऑफ शोइंग द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस इज कॉल्ड अ मैप प्रोजेक्शन। जब हम अर्थ को, जो कि राउंड शेप है या ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ये देखो लिखा है ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब नियरली स्फेरिकल शेप दैट बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स ड्यू टू इट्स रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ जो है ना वो इक्वेटर के पास, यहाँ 0 डिग्री के पास थोड़ी सी फूली हुई है, ऐसे फैली हुई है, और फ्लैट पोल्स है, पोल्स के पास थोड़ी फ्लैट है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट होती है उस कारण से, तो इस शेप को कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ओके, नाउ जो हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यू या किसी में भी आ सकता है कि व्हाट इज मैप प्रोजेक्शन। ओके, नाउ कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं। कार्टोग्राफर्स हैव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स एट क्रिएटिंग एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्शन ऑफ द अर्थ। कार्टोग्राफर्स मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो मैप
प्रोड्यूस करते हैं या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश की है कि वो एक्यूरेट तरीके से अर्थ को प्रोजेक्ट कर सके मैप पे। दे यूज डिफरेंट मेथड्स टू ड्रॉ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को ड्रॉ करने के वो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे सम मैप्स शो द राइट शेप्स ऑफ कंट्रीज बट रॉन्ग साइजेस, while other shows the right sizes but distorted shape। तो मतलब कुछ में आपको कंट्रीज का जो शेप है वो सही दिखेगा लेकिन साइज छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। कुछ में साइज सही दिखेगा तो शेप डिस्टॉर्टेड दिखेगा, राइट। सो एवरी मैप इज अ कॉम्प्रोमाइज, हर मैप में कुछ ना कुछ एक कॉम्प्रोमाइज होता है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फेयरली वी मस्ट लुक एट मल्टीपल प्रोजेक्शंस, नॉट जस्ट वन। तो वर्ल्ड को अच्छे से समझने के लिए हमें कई सारे सोर्सेस, कई सारे मैप प्रोजेक्शंस को देखना होता है, किसी एक को देखकर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। गिवन बिलो आर टू प्रोजेक्शंस, यहाँ पे जैसे दो तरीके के प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट है मर्केटर प्रोजेक्शन, प्रिजर्व शेप्स एंड डायरेक्शन। देखो इसमें शेप्स तो सही है, ठीक है, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह है उनके शेप सही दिए हुए हैं। मेकिंग इट यूजफुल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए यूजफुल है, जैसे समुद्र में जो यात्रा वगैरह होती है शिप्स के थ्रू, है ना। हाउएवर इट ग्रेटली डिस्टॉर्ट साइज नियर द पोल्स, लेकिन जो पोल्स के पास का साइज है वो डिस्टॉर्ट हुआ है, मतलब साइज सही से नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल, ग्रीनलैंड लुक्स एज बिग एज अफ्रीका। देखो ये ग्रीनलैंड जो है ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल अफ्रीका जितना लग रहा है। तो बनाया तो सही है, शेप सही है, लेकिन इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो साइज सही नहीं है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है ये वाला, हम देख सकते हैं रॉबिन्सन प्रोजेक्शन है, ये एक कॉम्प्रोमाइज मैप दैट बैलेंस्ड साइज। अब इसमें साइज बैलेंस्ड है, देखो यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड सही दिख रहा होगा अफ्रीका के कंपैरिजन में ना, लेकिन शेप डिस्टॉर्ट है, थोड़े से शेप जो है वो एक्यूरेट नहीं है। गिविंग अ मोर विजुअली प्लीजिंग रियलिस्टिक वर्ल्ड मैप, ये कुछ हमें मिलता जुलता लगता है जो हम रियलिस्टिक समझते हैं, ओके। मतलब एक मैप की जो हम फीलिंग समझते हैं कि अर्थ कुछ ऐसा दिखता होगा। तो इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के द्वारा, किसी में शेप साइज सही से रखते हैं, किसी में शेप सही से रखते हैं, किसी में साइज सही से रखते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज मैप्स होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट, लुक एट द साइज ऑफ ग्रीनलैंड कंपेयर टू इंडिया इन बोथ द मैप। इन द Mercator projection, Greenland looks larger than India, whereas in fact it is smaller। ग्रीनलैंड जो है वो इंडिया से छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इंडिया हमारा लगभग यहाँ है, ये रहा, और ये देखो ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिख रहा है ना। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो ये इंडिया है और ये लगभग बराबर दिखाया गया, जबकि ये क्या है, छोटा है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज रहती हैं। नाउ यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिख रही है, ये जो इमेज नहीं चमकता हुआ आपको दिख रहा है, तो ये फ्लोरोसेंट प्लैंकटन है, एक तरीके की जीव होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे तैरते हैं और बीच के पास तैर रहे हैं। तो वो एक इमेज आपको दिखाया गया है। और एक ये जो इमेज है इसमें ब्लू व्हेल आपको दिखने को मिल रही है, लार्जेस्ट मैमल है वर्ल्ड में, एंड इट कैन बी ओवर 30 मीटर्स इन लेंथ, 30 मीटर लगभग इसकी लंबाई हो सकती है, एंड वेट ऑलमोस्ट 1,50,000 kg, ओके। तो इतना ज्यादा विशाल जीव भी है और इतने छोटे से छोटा जीव भी पृथ्वी पर मौजूद है। नाउ नेक्स्ट इज, एज वी सॉ वर्ल्ड मैप प्रोजेक्शंस ऑन अ फ्लैट सरफेस आर ट्रिकी। जैसा कि अभी हमने देखा कि वर्ल्ड के मैप को फ्लैट सरफेस पे दिखाना थोड़ा ट्रिकी है। दे ओनली प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट अलाउज अस टू गेज साइज, शेप, लोकेशन एंड डिस्टेंसेस अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ये एक तरीके से हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं किसी जगह का शेप कैसा है, साइज कैसा है, राइट। ये however professionals use map that use latitude and longitude coordinates। we saw these in grade 6, हमने latitude और longitude वाला पढ़ा था कि कैसे ग्रिड पैटर्न फॉर्म होता है और इससे हम किसी जगह का लोकेशन देखते हैं। तो प्रोफेशनल्स ऐसे ही मैप्स को फॉलो करते हैं, विच आर मोर प्रिसाइज, ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, सटीक होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लू ऑफ द ब्लू प्लैनेट, द ओशियंस। अब अर्थ पे जो हम जिसे हम ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं उस पर ब्लू क्या है, ओशियंस है ना। तो इसके बारे में पहले हम जानेंगे, ठीक है। सो ओशन इज अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के पूरे सरफेस का 71% तो पानी ही पानी है, और उसमें भी ओशंस का, जो कि खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है। दिस इज वाई अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। इसी कारण से 71% हिस्सा जो है वो पानी का है, इसी कारण से ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अर्ली एस्ट्रोनॉट्स कॉल्ड इट द ब्लू प्लैनेट। पहले के जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे उन्होंने
उन्होंने अर्थ को ब्लू प्लैनेट का नाम दिया। द ओशियंस होल्ड 97% ऑफ अर्थ्स वाटर। अर्थ पे जितना पानी है उसका 97% कहाँ पर है? ओशियन में है। देखो ओशियन 71% क्या है? अर्थ पे 71% हिस्से में ओशियन है और 29% में लैंड वाला पोर्शन है, ठीक है, और 71 में ओशियन है। इतना क्लियर है? अब ये जो 71% में जो ओशियन है ना, ये जो पानी है ये कितनी मात्रा है? 97% है। 97% पानी जो है अर्थ पे वो खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है। अब बचा कितना? 3% है ना, तो 3% ही पीने वाला पानी है, और वो भी कहाँ कहाँ है? शायद आगे दिया हो, देखेंगे। दे सपोर्ट लाइफ फ्रॉम टाइनी प्लैंक्टन्स। ये जो ओशियंस हैं ये लाइफ, एक छोटे से छोटे प्लैंक्टन जो जीव होते हैं, जैसे अभी हमने इस इमेज में देखा, मैंने आपको बताया, इससे लेकर बड़े से बड़े जायंट ब्लू व्हेल, सबको शरण कहाँ मिलता है? सबकी लाइफ कहाँ सपोर्ट होती है? इसी अर्थ पे, ओशियन में। एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट, स्लोली रिलीजिंग इट एंड एडिंग मॉइस्चर्स टू द एयर, फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड रेनफॉल। अब क्या होता है, यहाँ पे ओशियंस के वर्क्स बताए गए। एक तो ये हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं छोटे से छोटे प्लैंक्टन जैसे जीव या ब्लू व्हेल्स जैसे जायंट जीव के लिए, है ना। साथ ही साथ जो क्लाइमेट में इफेक्ट होता है हीट का, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं समुद्र, फिर स्लोली हीट को रिलीज करने का काम करते हैं। मतलब एक बैलेंस बना के एनवायरमेंट में गर्मी का और हीट जितना चाहिए उसका एक मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ मॉइस्चर्स ऐड करते हैं टू द एयर, फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड रेनफॉल। आपने देखा होगा ना, इवेपोरेशन होता है, फिर ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर रेनफॉल होता है, तो इसमें ओशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, एज यू मे ऑलरेडी नो द ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट, इट हैज माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स लाइक द लैंड। जैसे पृथ्वी पर हम देखते हैं लैंड वाले एरिया पे कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं प्लेन है, ऐसे ही मान लो यहाँ समुद्र है, तो समुद्र ऊपर से तो प्लेन आपको दिख रहा है, लेकिन समुद्र के नीचे जहां जमीन है, जहां लैंड वाला एरिया है, तो वो फ्लैट नहीं है, वहां भी बहुत से पहाड़ हैं, ट्रेंचेस हैं, है ना। तो जैसे लैंड पे है वैसे ही ओशन फ्लोर पे भी देखने को मिलते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, ओशन गिव अस ऑलमोस्ट हाफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। जितना हम सांस लेते हैं सभी लोग, ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए, तो आधा तो हमें ओशन से ही मिलता है। छोटे से छोटे जो टाइनी मरीन, मरीन मतलब समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लैंक्टन, इनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। व्हाट डू यू थिंक, what would happen to all living beings if pollution harmed these planktons and they could no longer produce enough oxygen? क्या हो, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर हम पोल्यूशन की वजह से ओशंस को हार्म पहुंचाएं और जिसकी वजह से प्लैंक्टन्स को नुकसान हो, है ना, और ये ज्यादा ऑक्सीजन ना दे पाए तो क्या होगा? आप समझ सकते हो, हाफ ऑक्सीजन की नीड हमारे यहाँ से पूरी हो रही है, अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर प्लैंक्टन्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो ऑक्सीजन जो अवेलेबल है लिविंग बीइंग के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये सीरियसली अफेक्ट करेगा किसको? सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स रिमेंबर ओशियंस में ही पढ़ रहे हैं हम। इन ग्रेड 6 वी गॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ द ओशन। हमने ओशियंस के बारे में ग्रेड 6 में पढ़ा था, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो यहाँ पर आपको मैप पे समझाया गया है। जैसे अटलांटिक ओशन के बारे में, ये एस शेप का कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला। सो वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रिच फिशिंग ग्राउंड। ये बहुत ज्यादा बिजी रूट है, ये ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे बहुत सारे शिप्स जाते आते रहते हैं। आर्कटिक जो है वो स्मॉलेस्ट है, शैलोएस्ट है, मतलब कम गहरा है, ये सी आइस से कवर रहता है, और यहाँ पे पोलर बियर्स, वॉलरसेस देखने को आपको मिलते हैं। देन इंडियन ओशन जो है, इंडिया के नीचे जो साउथ में आता है, इसमें वार्म वाटर होते हैं, पानी गर्म होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, मतलब जीव जंतु बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। आप जानते ही हो कि यहीं से हिस्टोरिकली क्यों आया, क्योंकि यहीं से ट्रेड करके तो अंग्रेज फिर इंडिया में आए और इधर की कंट्रीज में गए, उनके ऊपर अपनी कॉलोनी बनाई, है ना। तो इसलिए हिस्टोरिकली भी ये इंडियन ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इधर आता है ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर है, ये है पैसिफिक, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। यहाँ पे वेल्स और टूना फिश वगैरह हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये हमारा पैसिफिक ओशन। एंड देन हियर वी आर हैविंग सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक। सो इन सर्कल्स अंटार्कटिक पेंगुइन्स और सील्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिक के अराउंड है ये, और यहाँ पे ये वाले जीव हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया ओशंस की डिटेलिंग, जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं 5 ओशंस के बारे में, और कुछ की फीचर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं।
ओशन करंट्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आप पानी गर्म करो, गैस के ऊपर आप पतीले में पानी रखो, बीकर में, हमने साइंस में टेस्ट भी किया था, है ना। यहाँ पे फायर है, अब पानी आपने रखा है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पानी के अंदर एक छोटे छोटे से आपको ऐसे बुलबुले से दिखने लगते हैं, है ना। फिर ये एक दूसरे से टकराते हैं और ये ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर जो ऊपर का पानी है वो गर्म होता है और जो ऊपर ठंडा पानी है वो नीचे आता है ना। ऐसे गर्म पानी ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर वाली सतह को गर्म करता है और जो ऊपर ठंडा पानी था वो नीचे आने लगता है। तो इस तरीके से साइकिल चलती है ना। ऐसे आप देखते हो ना, इसी तरीके से खौलता है दूध या पानी जो भी हम डालते हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कन्वेक्शन है ना। सो ओशंस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ओशंस भी इसी तरीके से मूव कर रहे हैं। अब अर्थ को आप इस तरीके से समझ लो, इस बीकर की तरह, और इसमें ओशन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ये पूरा आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसमें भी वही चीज हो रही है। सो ओशन करंट्स जो होते हैं ना, ये क्या है, लाइक जायंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द ओशन। इस पूरे ओशन में भी, ये पूरा ओशन हो गया, इसमें कुछ एक लेयर ले लो पानी की, जैसे कि यहां से यहां तक का ये जो पानी हो गया, इतना पानी जो हो गया, ये करंट की तरह बहता है, ये एक नदी की तरह फ्लो होता है। इसी पूरे में ये एक अलग से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी को करंट कहा जाता है। दे कैन बी वार्म करंट और कोल्ड करंट। करंट्स दो तरीके के होंगे, एक वार्म करंट हो सकता है और एक कोल्ड करंट हो सकता है, ठीक है। वार्म करंट क्या करता है, ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ पानी जो गर्म है उसको लेकर जाता है। और कोल्ड करंट क्या करते हैं, ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। सेम वही वाला प्रोसेस जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया ना, वही इसमें समझाया जा रहा है कि गर्म वाले एरिया से ठंडे वाले एरिया में पानी जाता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे अर्थ पे हमने देखा था सबसे गर्म जगह कहाँ पर होती है, इक्वेटर के पास होती है ना। तो मतलब वहां का जो समुद्र होगा वहां पे पानी कैसा होगा, बहुत गर्म होगा एज कंपेयर टू पोल्स। ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ का जो पानी होगा वो गर्म होगा एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स के पास जो पानी है तो यहाँ का गर्म होगा। तो क्या होता है, ये जो वार्म इक्वेटर के पास से जो बहकर जा रहा है पोल्स की तरफ, वो कौन से करंट होते हैं, वार्म करंट होते हैं, ठीक है। वो गर्म को इधर ठंडे की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ से जो रिटर्न आ रहा है इक्वेटर की तरफ वो ठंडे वाले हैं, ठीक है, मतलब कि कोल्ड करेंट्स हैं, ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। ओके, नाउ देखो यहाँ पर दिखाया गया आपको, ये देखो ये 0 डिग्री के पास है, यहां से देखो ये रेड कलर का जा रहा है इधर की तरफ, पोल्स की तरफ, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ऑफ द गल्फ स्ट्रीम शोइंग मेन कोर्स। ये गल्फ स्ट्रीम का आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे गल्फ स्ट्रीम, आप समझ रहे हैं, मैप आपको समझ में आ रहा है। ये देखो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना यहाँ पर, और ये गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर। मैं अभी ऊपर मैप में भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से ये करंट फ्लो होके ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, पोल्स की तरफ जा रहा है। ये देखो ये वाला हिस्सा दिखाया गया है, ये है गल्फ। ओके, यहाँ से इधर बहकर जा रहा है, ठीक। तो ये वार्म करंट हो गया, रेड कलर से जनरली दिखाया जाता है। सो ये जो करंट्स है ना जब फ्लो करते हैं, अब गर्म पानी यहाँ का यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे पहले ठंडा पानी था, तो अब यहाँ का कैसा हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा ना। तो जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के एरिया है, वो इन करंट्स की वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, इफेक्ट होता है। सो ये जो करंट है इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, Gulf Stream flows north from near the equator where the water is warm. इक्वेटर के पास ये 0 डिग्री है ना, इक्वेटर के पास ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म होती है ना, और यहाँ से ये फ्लो होकर कहाँ जाती है, थ्रू द अटलांटिक ओशन टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप। ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पर, ये देखो इस मैप में भी हमने देखा था, ये वाला अटलांटिक ओशन, यहाँ से होते हुए वो वेस्टर्न यूरोप, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ये यूरोप, यूरोप लिखा है तो इधर वेस्टर्न साइड यूरोप के यहाँ पर जाती है ये वाली गल्फ स्ट्रीम बहकर, है ना। ये देखो लिखा है, ये जो वार्म वाटर है मेक्स प्लेसेस लाइक यूके वार्मर देन अदर प्लेसेस एट द सेम लैटिट्यूड। ये सिर्फ एक गर्म करंट की वजह से क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन फिर भी इस सिर्फ और सिर्फ इस एक गर्म करंट की वजह से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर बाकी सेम लैटिट्यूड पे जो कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी लैटिट्यूड पे जो कंट्रीज होंगी ना, वहां के टेम्परेचर के मुकाबले यहाँ का जो टेम्परेचर है या जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है, ठीक है, वार्मर होता है।
गर्म रहता है। क्यों? ठंडा रहना चाहिए यहाँ पर तो, क्योंकि ये नदर्न लैटिट्यूड्स में है, मतलब कि पोल्स के अराउंड है, तो ठंडा होना चाहिए, बर्फ जमी होनी चाहिए, जैसा कि बाकी जगहों पर होता है इसी लैटिट्यूड पे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो गर्म गल्फ स्ट्रीम बहकर जा रही है, जिसके कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, वार्मर रहता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस ऑन द सेम लैटिट्यूड। हमने देखा था ना, सेम लैटिट्यूड पे एक जैसा हीट इफेक्ट होता है, अर्थ की जो रेज है वो एक तरीके की पड़ती हैं, तो एक जैसा ही टेम्परेचर होना चाहिए, बट ड्यू टू दीज करेंट्स देयर इज सम चेंजेस एट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, नाउ ओशन ट्रेंचेस क्या होते हैं? जैसे कि एक तरीके से ट्रेंच यानी खाई, समुद्र के बीच में, समुद्र का जो सतह है वहां पर कहीं ऊंचाई है, कहीं गहरा भी है, तो ये जो खाई जैसा होता है इसे कहते हैं ट्रेंचेस। ओके, नाउ ये देखो एक इमेज दिया हुआ, अ टाइप ऑफ स्नेल फोटोग्राफ्ड ऑन द सी बेड ऑफ द मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच के सी बेड पे, जहाँ पे समुद्र का एक सतह है, वहां पे आपको स्नेल देखने को मिलते हैं। इट फीड्स ऑन बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज केमिकल्स फॉर देयर ओन फूड। तो ये जो स्नेल्स है ना, ये क्या खाते हैं? तो ये ऐसे बैक्टीरिया को खाते हैं जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियाज को खाकर ये स्नेल जो है वहां पर जीवित रहते हैं। एक ऊपर प्लैंकटन मैं सोच रही थी बाद में बताऊंगी, फिर वो रह गया, देख लेते हैं उसका मीनिंग फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला, सो प्लैंकटन क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। हमने देखा था प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी इसके पास भी क्लोरोफिल है, तो सनलाइट को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लैंक्टन्स बहुत छोटे जीव हैं, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, फिर भी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। Why? Because they are having chlorophyll, and in the presence of sunlight and carbon dioxide they can make their own food. Okay, now next देख लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे ओशन ट्रेंचेस। सी फ्लोर हैज वेरी डीप वी शेप्ड एरियाज कॉल्ड ट्रेंचेस। सी का जो फ्लोर है, ऊपर समुद्र है, लेकिन नीचे जो ये खाई जैसा एरिया होता है, वी शेप का होता है, इसे ट्रेंचेस कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में है, ये डीपेस्ट है सारे अर्थ पे। मारियाना पॉइंट सबसे, मारियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कंप्लीट डार्कनेस मेक इट वन ऑफ द हार्शेस्ट एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ। ये इतना गहरा है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और एकदम डार्कनेस है, क्योंकि सनलाइट इतने अंदर तक जा ही नहीं सकती ओशन में, है ना, कुछ लेयर तक ही जाती है पानी के अंदर, उसके बाद बहुत ज्यादा अंधेरा, एकदम डार्क है, और सबसे हार्श वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं कुछ सरवाइव होने के लिए। फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पर भी जीव हैं जो जीवित हैं। द ट्रेंच इज ओवर 2000 मीटर डीपर देन हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अर्थ पे सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उससे भी 2000 मीटर ज्यादा गहरा है क्या? ट्रेंच। इट्स डीपेस्ट सेक्शन द चैलेंजर डीप रीचेस ओवर 11,000 मीटर्स बिलो सी लेवल। जो इस ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट सेक्शन है, वो है चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप। ये कितना गहरा है? 11,000 मीटर तक। समुद्र का जो लेवल है, समुद्र का जैसे पानी की जो सतह है, वहां से, ये हो गया सी फ्लोर, उसके नीचे मतलब यहाँ से 11,000 मीटर बिलो सी लेवल है। ये जो सी का लेवल है उससे 11,000 मीटर नीचे तक है। कौन सा? चैलेंजर डीप। साइंटिस्ट स्टडिंग दीज ट्रेंचेस हैव फाउंड यूनिक लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पर साइंटिस्ट को अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिले हैं इसको समझते वक्त। सिंस देयर इज नो लाइट, वहां पर कोई लाइट नहीं है, तो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, है ना। इंस्टेड दे यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स इन द वाटर टू प्रोड्यूस फूड। वो एनर्जी यूज करते हैं केमिकल्स की, जो वाटर में केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसको, उसकी एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। लाइफ फाइंड्स अ वे टू सर्वाइव एंड थ्राइव इवन इन द हार्श कंडीशन। और यहाँ पर भी हमने ये एग्जांपल देख ही लिया ऑलरेडी, ऐसे हार्श कंडीशन में भी लाइफ सर्वाइव कर जाती है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ये आप जब ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ना, यहाँ पर बहुत जूम करके आपको दिखाया गया है। मैं आपको ये फर्स्ट वाला जो मैप है, इसमें आप एक बार देखो ग्रेट बैरियर रीफ आता कहाँ पर है। तो ये सब हम मिटा देते हैं। यहाँ आप ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हो, ये इधर, ये रहा, इस तरीके से कुछ है। तो ये इधर की बाउंड्री पे ना, इधर की बाउंड्री, ये जो मैंने थोड़ा मोटा ड्रॉ किया है, इधर एक रीफ जैसा है, एक लाइन जैसा ऐसा क्रिएट हो गया है। क्या है ये? तो ये लोकेशन ये वाली है, इसी को जूम करके दिखाया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये वाला। देखो ये जो कर्व शेप था ना यहाँ पर, तो ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, ये वाला।
ओके अब क्या है ये तो देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से फोटो ली गई है। मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ये सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम है अर्थ पे। इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है, समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। एज दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर अबाउट 1/4 ऑफ द ओशन स्पीसीज इंक्लूडिंग फिश, क्रैब्स, टर्टल्स एंड स्पॉन्जेस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो जीव हैं उनको शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, खाने को खाना मिलता है, चाहे वो फिश हो, क्रैब्स हो, टर्टल्स हो या स्पॉन्जेस हो। However, they face serious threats from human activities such as overfishing, pollution and climate change, making their conservation crucial। लेकिन आज इनको बहुत ज्यादा खतरा है ह्यूमन एक्टिविटीज से, क्योंकि यहाँ पे ओवरफिशिंग लोग करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्रूशियल है। क्योंकि अगर ये नहीं सरवाइव करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है, तो इतने सारे जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनका घर छिन जाएगा, उनके खाने के सोर्स खत्म हो जाएंगे। ओके आगे देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और ज्यादा बताया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हो लाइव कोरल्स हैं, ये फिगर 1 में है ना, कोरल्स हैं इन द ग्रेट बैरियर रीफ, यहीं पर बैरियर रीफ में ही है। होम टू अ वैरायटी ऑफ सी लाइफ, ये जो कोरल जो है एक छोटे टाइनी सी एनिमल्स होते हैं जो साथ में रहते हैं लार्ज ग्रुप्स में। दे बिल्ड हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर अराउंड देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर एक हार्ड स्टोन जैसा, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी से कोरल रीफ्स बनते हैं। ये जो कोरल रीफ है ये बहुत सारे समुद्री जीव जो है उन्हें रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो कोरल आर टाइनी सी एनिमल्स दैट बिल्ड रीफ्स, ये स्टोन जैसा हार्ड स्ट्रक्चर जिसे रीफ कहते हैं वो बनाते हैं, विच बिकम होम्स फॉर मैनी मरीन एनिमल्स। अभी जो दूसरा है ये, इसमें आपको कलरफुल दिख रहे हैं कोरल, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ब्लीचिंग हो रही है, द ब्लीचिंग एंड डेथ ऑफ कोरल लीड्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ अ होल होस्ट ऑफ सी एनिमल्स। होस्ट वो होते हैं जिनके पास कोई आकर रह रहा है ना। तो ये जो कोरल्स हैं ये कितने सारे जीवों को अपने अंदर पनाह दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं। अब क्योंकि ब्लीचिंग के कारण आप देख रहे हो इनका कलर चेंज होता जा रहा है, ये खत्म होते जा रहे हैं और इसके कारण जो इतने सारे समुद्री जीवों का घर था वो नुकसान होता जा रहा है। ब्लीचिंग अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओशन वाटर्स लार्जली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। ओशन का पानी जो है उसके केमिकल्स होते हैं पानी में, तो वो चेंज हो रहे हैं। जैसे हम इंडस्ट्री का वेस्ट फ्लो करते हैं या किसी भी तरीके से समुद्र में जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से केमिकल कंपोजिशन में पानी के चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण से इस पोल्यूशन की वजह से कोरल रीफ्स डाई हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, जिसके कारण से इतने सारे समुद्री जीव जिनको घर मिल रहा था रहने को वो अब खत्म होता जा रहा है। तो ये ग्रेट कंसर्न बन गया। यहाँ और दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है यहाँ पर। और ये जो स्ट्रेच है 2000 किलोमीटर लंबा है ऐसे, और 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, इतना पूरा एरिया कवर करता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड हैबिटेट हाउसिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कोरल्स, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश एंड अदर सी एनिमल्स। इसमें सभी जीव रहते हैं, कोरल्स हो, फिश की बहुत सी वैरायटी, सी एनिमल्स बहुत सारे तरीके के। और ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। आप ना क्रोम पे जाना, गूगल पे, और वहां पे आप सर्च करना एक बार ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कैसा दिखता है, ठीक है। द रीफ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स मोस्ट रिमार्केबल फीचर। प्लैनेट पे जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उस पे ये बहुत ही एक अलग सा फीचर देखने को हमें मिलता है। आप देख रहे हो स्पेस से भी वो समझ में आ रहा है, तो कितना एक डिस्टिंक्ट होगा, इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी यूनेस्को ने रखा है। नाउ स्मॉलर वाटर बॉडीज एंड वाटरवेज, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्लू के बारे में, ओशन के बारे में पढ़ा। अब जो छोटी पानी का ही एक स्वरूप लेकिन छोटे वाटर बॉडीज जो होते हैं उन्हें, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो ये जो है हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन सी थ्रू अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेम्स। जैसे कि सीज हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, बेस, गल्फ, कैनाल्स, एज शोन इन द टेबल बिलो। तो सी क्या होता है, जैसे हम इंडिया का आप यहाँ पे देखोगे सदर्न वाला हिस्सा, इधर हम बोलते हैं अरेबियन सी, है ना। तो सी क्या है, लार्ज पार्शली एनक्लोज्ड सॉल्ट वाटर एरिया कनेक्टेड टू ओशन। यहाँ इंडियन ओशन है नीचे, इस इंडियन ओशन से ये वाला एरिया इधर अफ्रीका आ जाता है ना। तो अरेबियन सी जो है ये पार्शली मतलब, पार्टली मतलब थोड़ा सा ये खुला हुआ है, इधर ये लैंड एरिया से ढका हुआ है, मतलब कवर है, और इधर की तरफ ये साउथ में खुला हुआ है जो कि इंडियन ओशन से एक तरफ कनेक्ट होता है ना, कनेक्टेड टू ओशन।
और एनक्लोज्ड है, इस तरीके से घिरा हुआ है, एनक्लोज मतलब घिरा होना, ठीक है। तो ये एक घिरा हुआ भी है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, और एक तरफ से ओशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अरेबियन सी इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही गल्फ का एग्जाम्पल देखें तो लार्ज इनलेट ऑफ सी डीपली कटिंग इनटू लैंड, मतलब कि लैंड वाले एरिया में डीप तक कट होकर अगर समुद्र का पानी अंदर घुस रहा है तो उसे कहा जाता है गल्फ, जैसे कि पर्सियन गल्फ, या हमने देखा था अभी जो अमेरिका वाले मैप में देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, ये लैंड वाला एरिया है, इसमें से समुद्र का पानी अंदर डीप घुस के और फिर अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसे हम गल्फ कहते हैं ना। ऐसे ही वर्ल्ड मैप में पोर्शन गल्फ जो है वो यहाँ कहीं पर है, जैसे ये वाला है ना, ये कट्स आपको दिख रहे हैं, ये तो इनमें समुद्र का पानी जा रहा है तो इधर गल्फ्स क्रिएट होते हैं, ओके, यही बताया गया है। देन नेक्स्ट इज गल्फ के बाद इसमें दिया हुआ है, अब नेक्स्ट है बे, स्मॉलर ब्रॉड इनलेट ऑफ सी, बे ऑफ बंगाल, जैसे कि अब इधर की तरफ हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, तो ये कैसा है, स्मॉलर एरिया होता है, ब्रॉड इनलेट ऑफ सी, समुद्र का पानी ज्यादा एरिया में दिखता है, इस तरीके से है बे ऑफ बंगाल, है ना, इधर बहुत सारा एरिया समुद्र के पानी से कनेक्ट होता है। तो स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, आई होप बे क्या है, गल्फ क्या है, सी क्या है, आपको समझ में आया। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो चैनल ज्वाइनिंग टू सीज और ओशन, दो समुद्र को या दो सीज को आपस में जोड़ने वाला जो वाटर चैनल होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देन कैनल क्या होता है, ये मैन कैनल जो होते हैं वो मैन मेड चैनल होते हैं कनेक्टिंग वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, जैसे स्वेज कनाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इस वाले मैप में स्वेज कनाल आपको दिखा है, ये ह्यूमन मेड होता है, मतलब मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक पानी का एक रास्ता है, ये इजिप्ट में पड़ता है, जो मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, लेट मी चेंज द कलर, हियर यू आर हैविंग मेडिटेरेनियन सी, और इधर है हमारा रेड सी, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने का काम करता है, रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्टर सी रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये यूरोपियन कंट्रीज और एशिया की जो कंट्रीज हैं उसके बीच में छोटा रास्ता है, अदरवाइज यहाँ से घूम के आना पड़ता था नीचे से, ठीक है, इधर से घूम के आना पड़ता था यहाँ, अब इसकी वजह से डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, ओके, सो दिस इज द कैनाल। नाउ दीज फॉर्मेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, देखो एक बार और इन चीजों को मैं समझा दूं, जैसे सी है, तो सी ऐसा एरिया जो एनक्लोज्ड हो लैंड से और एक तरफ ओपनिंग हो ओशन से कनेक्ट हो, जैसे अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल जिसमें जो वाइडर है वो ओशन की तरफ है ना, ओशन का जो इनलेट है वो वाइडर है, ब्रॉड है, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इसका एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रेट यानी कि ऐसे नैरो चैनल जो कि ज्वाइन कर रहे हैं दो ओशन को या दो सीज को, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि ऐसा वाटर बॉडी जो दो सी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगर मैं वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाऊं, जो हमारे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है मैप, उसमें आपको मलेशिया के पास है ये, जैसे यहाँ पे इतने अच्छे से मैप नहीं बना हुआ है, बहुत ब्लर है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, इधर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इधर की वाटर बॉडी और इधर की वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रेट इसलिए कहा जाता है, ठीक। देन नेक्स्ट कैनाल मैंने बता ही दिया, जो मैन मेड वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है ना, तो ये जो फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड को सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट को सही बनाने में, जैसे पर्शियन गल्फ एग्जाम्पल है, हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फॉर मिलेनिया, बहुत सारे समय से जो पर्शियन गल्फ है यहाँ से ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रेड का जो रास्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। द बेस प्रोवाइड सेफ हेवंस फॉर पोर्ट्स एंड डॉकयार्ड्स शील्डिंग देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ द ओपन ओशन, जो खुला ओशन है यहाँ पे जो हवाएं बहती हैं, करंट्स हैं, इसकी वजह से उतना सेफ नहीं होता सफर, लेकिन ये जो हमने अभी पढ़ा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये बेस जो होते हैं जैसे बे ऑफ बंगाल वगैरह है, यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप होते हैं, आप देखोगे कोलकाता का जो एरिया है यहाँ पे बहुत से सी पोर्ट्स हैं, है ना, तो ये सेफ एरिया होते हैं, यहाँ पर सामान को अनलोड करने में, सेव करके रखने में यहाँ पे सी पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ओपन ओशन के कंपैरिजन में यहाँ पे जो विंड्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ओके। नाउ डोंट मिस आउट, बे ऑफ बंगाल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बे एंड हैज बीन इंपॉर्टेंट इन ट्रेड, इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड इज होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर हमने
सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी पढ़ा हुआ है। सो बे ऑफ बंगाल जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बे है और खाड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में, एंड हैज बीन इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग पर्पज से, क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इज होम टू, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ और फौना यानी एनिमल लाइफ, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुएज कनाल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये ह्यूमन मेड पैसेज है पानी का, जो 1869 में ये ओपन हुआ है। रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से, और ये एक वाटर वे है जो इंडियन ओशन को यूरोप से कनेक्ट करता है ना। ये इंडियन ओशन है, इसको कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर। राइट, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने ओशंस के बारे में पढ़ लिया, जो ब्लू है अर्थ पे उस पे पढ़ लिया, इसमें स्मॉल वाटर बॉडीज जो होती हैं वो भी हमने देख ली। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या है? वेराइटी ऑफ लैंड। लैंड पे भी बहुत सारी वेराइटी हमें देखने को मिलती है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज है। राइट, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सो लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड्स माउंटेन्स। लैंडफॉर्म में क्या क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सो वी हैव एनकाउंटर्ड देम अक्रॉस वेरियस चैप्टर्स थ्रू आउट द मिडिल स्टेज। अभी हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पिछले क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा, मेनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है ना। हियर वी एक्सपैंड द स्कोप टू लुक ब्रीफली एट दीज लैंडफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में कहाँ क्या माउंटेन इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या प्लेन्स इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, अब हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, इंडिया का हमने पिछले बुक में पढ़ लिया है, वेयर दे आर लोकेटेड, वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है, इनके फीचर्स क्या है, एंड व्हाट वेज दे आर कनेक्टेड टू लाइफ, और लाइफ से कैसे जुड़े हुए। ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स रिमेंबर कुछ याद करने लायक पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें बेसिक डेफिनेशन वगैरह दी गई है, ये आपको आना चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रेड 6 में हमने 3 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स, माउंटेन्स वो लैंडफॉर्म्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं, हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, अपने आसपास के सराउंडिंग से बहुत ऊंचे होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, इनका बेस ब्रॉड होता है और स्टीप स्लोप होती है, ढलान बहुत खड़ी होती है और नैरो समिट रहता है, ऊपर जो छोटी है वो बहुत पतली रहती है। फिर आती है बारी प्लेट्यू की, है ना, ये पहला हो गया। दूसरा है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? फ्लैट टेबल लैंड होते हैं, ये लैंडफॉर्म है दैट राइजेस फ्रॉम सराउंडिंग लैंड, अपने आसपास के एरिया से उठे हुए हैं। इसमें क्या है? मोर और लेस फ्लैट सरफेस रहता है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होगा या लगभग बराबर सेफ प्लेन रहता है इसका सरफेस। इसकी जो कुछ साइड्स है, ये जो साइड्स हैं कुछ तो स्टीप होती हैं, ऐसे भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी हो सकती है, और कुछ जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ठीक, आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, ठीक है, इस तरीके की रहती है। नाउ प्लेन्स आर, फिर तीसरा क्या है? प्लेन्स। तो प्लेन्स ये ऐसे लैंडफॉर्म है जो एक्सटेंसिव फ्लैट होते हैं, जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। अनड्यूलेटिंग, ड्यूलेटिंग मतलब होता है जिसपे ऐसे कंकड़ पत्थर बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इस पे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन रहता है। इसमें दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, इस प्लेन एरिया में बहुत डीप वैलीज नहीं मिलती है हमें, लार्ज हिल्स वगैरह पहाड़ वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट के बारे में। ये लार्ज और ड्राई एक्सपेंस होता है जहां पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन यानी बहुत कम बारिश होती है। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यहाँ के यूनिक होते हैं। जैसे डेजर्ट्स कुछ हॉट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट हमने पढ़ा था। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमने थार डेजर्ट पढ़ा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, लाइक गोबी डेजर्ट इन एशिया, एशिया में गोबी डेजर्ट है, टकला मकान है, ये हमने पिछले बुक्स में पढ़ा हुआ है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? क्योंकि अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सारा रिवीजन है आपका। सो एक ऐसा जमीन का हिस्सा या भूमि का हिस्सा जो बहुत बड़े दूर में फैला हुआ है। 7 कॉन्टिनेंट्स इंपॉर्टेंट है वो अर्थ पे, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, नाउ वी विल टूर द कॉन्टिनेंट स्पॉटलाइटिंग 1 और 2 लैंडफॉर्म्स इन ईच। हम सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और एक एक दो जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं उनके बारे में हर कॉन्टिनेंट का जानेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम नियर होम, हम एशिया से स्टार्ट करेंगे। सिंस वी हैव टेकन अ टूर ऑफ मेजर landform of India in part 1 of this textbook, our focus will be on other parts of the world. इंडिया के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम एशिया देखने वाले हैं। ये पूरा जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना। इसमें आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंडिया का तो हमने बहुत सारी चीजें समझ ही ली थी कि यहाँ हिमालयन है ना, यहाँ पर अरावली है, विंध्यास है, तो ये सब हम देख चुके हैं। अब बाकी जो बच गया, तो यहाँ देखो ये वाला आपको जो मैप में ये लाइन दिखेगी ना, इसके यहाँ से इस तरीके से यूराल माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, ये एक तरीके से बॉर्डर जैसा क्रिएट करते हैं। इधर है ये यूरेशियन
स्टेपीज हैं जो घास के मैदान होते हैं, ये साइबेरियन टाइगा है, टाइगा टुंड्रा ये सब क्लाइमेट टाइप हमने पढ़े हुए हैं, तो साइबेरियन टाइगर टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट है ना। गोबी डेजर्ट यहाँ है, जो भी हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखा। ये तिब्बतन प्लेट्यू है, प्लेट्यू देख लो, डेजर्ट देख लो, प्लेन एरियाज, ये जो स्टेपीज क्या है, टाइगा, ये स्टेपीज ये प्लेन एरियाज है, और ये यूराल माउंटेन रेंज है। तो ये हमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई गई है ना। फिजिकल मैप ऑफ एशिया विद सम फीचर्स मार्क। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने सारे देख लिए। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द मैप। ये जो मैप दिया है इसे हमें स्टडी करना है, क्या डिफरेंट फिजिकल फीचर्स आपको दिख रहे हैं वो बताना है। जो हमने पेज 2 पे एक लेट्स एक्सप्लोर वाला था ना कि ब्राउन कलर डार्क ब्राउन माउंटेन्स के लिए यूज होता है, ब्लू वाटर के लिए यूज होता है, उस बेसिस पे आप बता सकते हैं। तो ये जो ग्रीन है ये प्लेन एरिया के लिए है ना, स्टेपीज भी दिखाया है। ये ड्राई एरिया दिख रहा है ब्राउन कलर से डेजर्ट के लिए, प्लेट्यूज के लिए लाइट ब्राउन कलर, राइट। तो ये कलर्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं। फिर ये ओशन वगैरह दिखाने के लिए, सी दिखाने के लिए है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है ये वाला, राइट। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। तो ये वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए यूज किया गया है। सो द मैप रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड सी एंड ओशन। ओके, नाउ इसी में अब जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में आगे डिटेल में दिया है, गोबी डेजर्ट के बारे में दिया है, और जो भी ये चीजें नाम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो इतना ऊंचा है कि उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। So as we fly across Himalayas, we encounter the Tibetan Plateau. Studying plateaus offers us insight into Earth's geology and their importance for both nature and human life. तो जब भी आप हिमालयाज वाले रीजन से ट्रैवल करते हैं ना, उसके ऊपर से उड़ते हैं, फ्लाइट वगैरह से जाते हैं, तो आप वहां देखेंगे एक तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। प्लेट्यू जो है ये पठार या वहां पर दिखाई देता है, प्लेट्यू को हिंदी में हम पठार कहते हैं ना। अगर हम प्लेट्यूज की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये हमें हेल्प करते हैं अर्थ की जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान मतलब अर्थ कैसे बना है, उसके अंदर का क्या किस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर है, वो सब समझने में हमारी हेल्प मिलती है। और नेचर और ह्यूमन लाइफ में उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी समझने में हमें मदद मिलती है जब हम प्लेट्यूज की स्टडी करते हैं। तो ये इमेज दी गई है, ये जो पहला वाला इमेज है ये वाला, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, आपको ये दिख रहा है फ्लैटलैंड, दिस वन, और फ्लैटलैंड विद द स्टीप हिमालयन माउंटेन्स टुवर्ड्स द साउथ, और इसके साउथ में स्टीप आपको ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं ये वाली। देन नेक्स्ट इज सेकेंड है पार्ट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, ये तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट है। दीज सैटेलाइट पिक्चर्स आर फ्रॉम 1987 एंड 2021 रेस्पेक्टिवली। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? देखो ये और ये सेम ही है, तिब्बतन प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये 1987 का है ये वाला पिक्चर, और ये वाला जो है 2021 का है, 2021 का है ये वाला। इसमें आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्या आप देख सकते हो? जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो व्हाइट वाला जो पैच है ना, ग्लेशियर वाला, वो यहाँ पे कम दिख रहा है, नहीं है ना के बराबर है, बहुत कम हो गया है ये, राइट। ये देखो यहाँ भी व्हाइट पैचेस है, तो ये सब मिसिंग है। तो क्या है इसका रीजन, क्या चीजें हैं वो आगे देखते हैं। सो तिब्बतन प्लेट्यू एक हाईएस्ट लार्जेस्ट प्लेट्यू है अर्थ पे, ये हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में है। ये किस वजह से हुआ? कोलिशन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। हम ये पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, विच ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये किस वजह से प्लेट्यू बना? तो जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि इंडिया का जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऊपर की तरफ मूव हो रही थी, और यहाँ यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन, यूरोप और एशिया को मिला के क्या बनता है? यूरेशियन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यूरेशियन। अब ये जब ये ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो इससे जाकर जब टकराती है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर जाके जब यहाँ टकराती है, तो इसके साथ टकराने से जो यहाँ पे मटेरियल है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, इस तरीके से फोल्ड्स बनते हैं। इधर से भी प्रेशर है और इससे जाके एकदम से टकराया, तो बीच का जो मटेरियल वो राइज हो जाता है ना, उस वजह से ये माउंटेन और प्लेट्यूज बने हैं। वही यहाँ पे कहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में कोलिशन के कारण इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक जो है वो जियोलॉजिकल फोर्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो ऊपरी सतह है, क्रस्ट वाला जो एरिया होता है, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, वो मूव कर रही है, ऐसा नहीं है, स्थिर नहीं है, अंदर लिक्विड जैसा है, सेमी लिक्विड बोलते हैं, उसके ऊपर ये लेयर मूव कर रही है, जिसमें छोटे छोटे पीसेस में मतलब कॉन्टिनेंट्स या ओशन कॉन्टिनेंट्स मिला के आपको माइनर और मेजर प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनके मूवमेंट की वजह से ये हुआ।
ठीक है, हिमालयन का फॉर्मेशन और प्लेट्यू का फॉर्मेशन। द प्लेट्यू स्ट्रेचेज अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ईस्ट वेस्ट अगर एक्सटेंशन देखो तो प्लेट्यू का कितना है, 2500 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ इसका देखो कितनी दूर में फैला हुआ है, तो नॉर्थ साउथ 1000 किलोमीटर। तो एवरेज हाइट जो है प्लेट्यू की 4500 मीटर अबव सी लेवल है। द रीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ एशिया। ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। क्यों? एज द सोर्स ऑफ मेनी मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड यांगसे। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी फ्लो होती हैं, शुरू होती हैं, जैसे कि इंडस रिवर, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, यांगसे, है ना। इस जब इंडिया में एंटर होती है ये नदी यांगसे, तो उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, पहले से यांगसे बोलते हैं, है ना। तो ये नदियों का भी उद्गम स्थल है। सो साइंटिस्ट कॉल द तिब्बतन प्लेट्यू एंड इट्स माउंटेन्स द थर्ड पोल। साइंटिस्ट जो है तिब्बतन प्लेट्यू को इसके इंपॉर्टेंस की वजह से इसे थर्ड पोल कहते हैं। इट कंटेन्स द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के अलावा, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे हमने देखा आइस कैप्स रहते हैं, बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा थर्ड पोल क्यों कह रहे हैं साइंटिस्ट इसको, तिब्बतन प्लेट्यू को? क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू पे थर्ड सबसे ज्यादा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर वहां जमा है, फ्रीज है या मिलता है वहां से। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्नो मेल्ट हो रही है, अभी मैंने आपको दिखाया इस मैप में, ये देखो ये व्हाइट व्हाइट पैचेस कम हो रहे हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट गर्म हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, उसके कारण ये स्नो मेल्ट होती जा रही है धीरे धीरे। जो वाटर सोर्स है वहां पर वो खत्म होते जा रहे हैं ना। सो विद क्लाइमेट चेंज स्नो मेल्ट has led to expansion of existing lakes and the creation of new ones। इसके कारण क्या हुआ है, अब ये बर्फ पिघलेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो उसके कारण बहुत सारी लेक्स डेवलप हो गई। जैसे देखो यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखो यहाँ पानी है ना। यहाँ ये वाला देखो, ये और ये देखो यहाँ, तो ये पानी पिघल के कहीं तो जाएगा, तो लेक्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, और जो स्नो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। नाउ ये हमने देख लिया तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हर टॉपिक में है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि इसकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, देन साइंटिस्ट इसे क्या बोलते हैं, थर्ड पोल क्यों बोलते हैं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके जो आप रिमेम्बर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और टॉपिक था इसमें, गोबी डेजर्ट, है ना। इसे इन द लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है एट द एज ऑफ गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के एकदम किनारे पर ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। देन नोटिस द लैक ऑफ वेजिटेशन इन द सराउंडिंग एरिया। यहाँ पे आपको कोई पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, वेजिटेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है ना, बिल्कुल ड्राई रीजन है। हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम नेचर इन गोबी डेजर्ट, ये देखो ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए इस एरिया को यूज किया जाता है। सोलर पैनल्स देख रहे हो, विंड मिल्स वगैरह, तो ये क्योंकि बिल्कुल प्लेन एरिया है, बिल्कुल सूखा है, यहाँ कोई हरियाली नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है ज्यादा, तो जो नेचुरल एनर्जी है उसको हार्नेस करने के लिए, उसको बनाने के लिए इस एरिया को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं आगे। सो डेजर्ट्स आर लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरिया ऑफ लैंड विद लो प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट देखो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रेत ही रेत पाई जाती है या जहाँ बहुत गर्म होता है उसे ही हम डेजर्ट कहते हैं, जैसे रेगिस्तान हम बोलते हैं या राजस्थान में जो हिस्सा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं, है ना, उनमें से ही है गोबी डेजर्ट। तो डेजर्ट का मेन जो क्राइटेरिया होता है कि वहां बारिश बहुत कम होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम पूरे साल में। ठीक है, तो ड्राई एरिया, ऐसा ड्राई एरिया जहां पर 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम बारिश हो उसे डेजर्ट कहते हैं। तो वैसा ही एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट पे डेजर्ट है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो। कवर अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। देखो हमने पढ़ा था 71% अर्थ जितनी भी है उसके 71% पे पानी है, ये हमने पढ़ा था। अब एक और हमने डेटा अभी क्या देख रहे हैं कि अब कितना बच गया, 29% लैंड एरिया है। ठीक है, जमीन वाला हिस्सा कितना है, 29। इस 29 का 1/5 मतलब 29 का आप 1/5 कर दो, इसे अगर मैं अप्रोक्स 30 मानती हूँ, तो 6 पार्ट तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डेजर्ट फैले हुए हैं पूरे लैंड एरिया पे। 1/5 एरिया जो है वो डेजर्ट का एरिया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अराउंड 1 बिलियन पीपल, दैट इज 1/8 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन डेजर्ट। सो पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका
1/8 पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया में रहता है. एज वी मूव टू द नॉर्थ ईस्ट वी अराइव एट गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया. पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज इन नॉर्थ चाइना. सो जो ये डेजर्ट है ना, गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया के रीजन में पड़ता है. और ये है ना, यहाँ पे मंगोलियन कंट्री है और थोड़ा सा चाइना वाले एरिया में भी पड़ता है. ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है. So Mongolia is called the land of eternal blue sky because it has about 8 to 9 months of sunny weather, but winter temperatures can drop to -30 डिग्री. इसे मंगोलिया जो जगह है ना, जो कंट्री है, उसे लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे 9 महीने 8-9 महीने लगभग सनी यानी धूप वाला मौसम देखने को आपको मिलता है. लेकिन मतलब कि उस एरिया में बारिश नहीं देखने को मिल रही है, बहुत कम है ना, धूप ही धूप है 8-9 महीने तक. द क्लाइमेट इज हार्श. क्लाइमेट बहुत ही हार्श है. वेजिटेशन स्पार्स मतलब कि बहुत कम फैला हुआ है. हर्ड्स माइग्रेट सीजनली टू एक्सेस पास्चर्स सपोर्टेड बाय अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई. जो हर्ड्स हैं, जैसे जो भेड़ पालने वाले हैं या जैसे जो पशुपालन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पास्चर्स, जो हरियाली है उसकी खोज में जाते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड जो पानी की वजह से कुछ हरियाली वगैरह है वो पनपती है, तो वहां पर ले जाकर और फिर वो अपने जो पालतू जानवर हैं उनको खिलाते हैं, है ना. इसके लिए वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं सीजनली, सीजन के हिसाब से. तो ये हो गया गोबी डेजर्ट. नाउ हमने देख लिया. अब हम देखेंगे यूरेशियन स्टेपीज. अभी तक हमने क्या देखा, तिब्बतन प्लेट्यू देख लिया और गोबी डेजर्ट देख लिया. अब यूरेशियन स्टेपीज जो यहाँ इस मैप में लिखा हुआ था, स्टेपीज यानी प्लेन रीजन्स, मैंने आपको बताया है ना, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, स्टेपीज लिखा हुआ है, ये देखेंगे. तो ये यूरोपियन स्टेपीज इसे क्यों कहा जा रहा है, क्या नाम है, तो चलिए देखते हैं. तो यूरोपियन स्टेपीज, वी आर नाउ रेडी फॉर बेटर वेदर, वी गो नॉर्थ, वी अराइव एट स्टेपीज. जैसे आप ये डेजर्ट से ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे यूरोपियन स्टेपीज आ रहे हैं ना. ये 8,000 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट इसका फैलाव है. ये जो ग्रासलैंड है ये ग्लोबल कार्बन सिंक है. बहुत ज्यादा कार्बन जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं ये ग्रासलैंड्स. इट एब्जॉर्ब्स कार्बन फ्रॉम द एयर एंड स्टोर्ड इट अंडरग्राउंड. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवर टाइम. यहाँ के जो ये ग्रास फील्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर सिंक कर लेते हैं और अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अर्थ पे हमारा हीट बैलेंस है, वो बना रहता है. द स्टेपीज एंड देयर वाटर बॉडीज नियर बाय सर्व एज रेस्टिंग स्पॉट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन. ये जो स्टेपीज हैं, ग्रीनरी है, ये देखो यहाँ पे इमेजेस दिए हुए हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है. यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ऐसी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं, तो यहाँ पर आकर वो बर्ड्स रुकती हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्लेन एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं ना. ये टर्टल है, देन ये हटी वगैरह आप देख सकते हैं. यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो लैंडस्केप ऑफ स्टेपीज, ये स्टेपीज का लैंडस्केप है ये वाला. देन ये टोटोइज है, अबाउट 13 to 25 सेंटीमीटर साइज में रहता है. ये बरो में रहता है ना, 2 मीटर गहरा एक गड्ढा जैसे करके उसमें रहता है. एंड हर्बिनेट फॉर 2 to 5 months डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन. हर्बिनेट मतलब होता है कि 2 से 5 महीने तक ये सोने जैसी निद्रा में रहता, मतलब सोने जैसी जो मुद्रा होती है, सोना, सोते रहता है वो, है ना. 1968 में इनमें से 2 कछुए जो हैं चंद्रमा की यात्रा करने वाले पृथ्वी की शुरुआती जीवों में से शामिल थे. मतलब 1968 में इनमें से 2 को चांद पे ले जाया गया था. फिर है दिस इज अ यर्ट. ये क्या है, तीसरा वाला यर्ट है. इसे यर्ट कहते हैं. गोल एक ऐसा तंबू जैसा घर होता है, उसे कहते हैं द हट ऑफ नोमैड ऑफ स्टेपीज. जो स्टेपीज में रहने वाले नोमैड्स लोग हैं, नोमैड मतलब होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह, बंजारे बोलते हैं ना, उस तरीके के. वैसे लोग ऐसे ही घर बना बनाकर यहाँ पर रहते हैं. और इसके अंदर जाने पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को दृश्य मिलता है. ठीक है, तो ये वहां के लोगों के घर हैं, इस तरीके के ग्रासलैंड्स हैं, ये जीव देख लिए हमने, है ना. ये है यूरेशियन स्टेपीज. अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है. ये देखो, स्नो कैप्ड यूराल माउंटेन्स. अब एक मैंने आपको बताया था ना, बॉर्डर जैसा क्रिएट हो रहा है यूराल माउंटेन रेंजेस का, ये वाला. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो ये स्नो कैप्ड यूरल माउंटेन्स हैं जो बर्फ से पूरे ढके हुए हैं. कलेक्शन ऑफ रॉक्स फ्रॉम यूरल दैट यील्ड सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक क्रिस्टल, टोपस, क्वार्ट्ज, और ये बहुत सारे जिप्सम वगैरह, ये जो यहाँ से पाए जाते हैं, उनके कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं यूराल से, है ना. नाउ ट्रैवल अ लिटिल वेस्टवर्ड टू यूरल माउंटेन्स, सी फिगर 1.11. माउंटेन्स आर फाउंड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस. मैंने आपको पहले भी बताया, प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं, जैसे हमने हिमालय का देखा.
और किस कारण से, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। जैसे वोल्केनो होता है, उसमें से लावा निकलता है, वो लावा जम जाता है तो वो भी माउंटेन का शेप लेने लग जाता है। जैसे नया लावा निकला, फिर वो एक लेयर जम गई, फिर एक लेयर जम गई, है ना। तो ऐसे वोल्केनिक एक्टिविटी से या इरोजन की वजह से भी माउंटेन्स डेवलप होते हैं। जैसे कि ये एरिया है, इधर से हवा जो है वो घर्षण के कारण लाखों अरबों खरबों सालों में इधर से मिट्टी बहाते ले जा रही है, इधर से भी, तो बीच का एरिया ऐसे माउंटेन जैसा हमें दिखेगा, है ना। मिट्टी या पत्थर जो है घिसते चला जा रहा है इरोजन की वजह से, घर्षण की वजह से। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, सर्व एज वाटर टावर्स। ये जो माउंटेन्स होते हैं वाटर टावर्स की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां यहाँ से होकर निकलती हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, एंड इन मैनी केसेस सर्व एज नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्री। और बहुत सारे केसेस में तो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, एक बॉर्डर की तरह भी काम करते हैं, है ना, कि इस तरफ दूसरी कंट्री है, इस तरफ दूसरी कंट्री है, राइट। सो वही वही दिया गया है। नाउ 1.1 में हमें ट्रैवल करने को कहा था, ये जो फर्स्ट वाला, इसके आप वेस्टवर्ड जाने को बोल रहा है, इधर की तरफ। तो देखो क्या क्या है यहाँ पर, है ना। तो ये चीजों को ऑब्जर्व करने को कहा है। अब आगे देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ। Since we gathered information about Himalayas in the past, in this chapter we will explore a few mountain ranges in other parts of the world. हमने हिमालयाज पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, अब कुछ और माउंटेन रेंजेस के बारे में हम जान रहे हैं यहाँ पर। जैसे यूराल माउंटेन रेंज, ये एंशियंट रेंजेस है, 2500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ टू बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान इन साउथ। कजाकिस्तान के बॉर्डर तक और ऊपर आर्कटिक ओशन से, इस तरीके से ये यूराल माउंटेन रेंजेस हैं। दे फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इधर की तरफ यूरोप है और इधर की तरफ एशिया है, तो ये नेचुरल बाउंड्री जैसा एक्ट करता है। द रेंज इज नोटेबल फॉर इट्स रग्ड स्लोप्स, केव्स, वैलीज एंड फॉरेस्ट। यहाँ जंगल, फॉरेस्ट, वही जंगल, स्लोप्स, केव्स, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये देखो एक बॉर्डर जैसा क्रिएट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इधर इधर की तरफ ये यूरोप आ गया, ये वाला यूरोपियन कंट्रीज आ गए, और इधर एशियन कंट्रीज आ गए, है ना। तो ये बॉर्डर जैसा क्रिएट कर रहा है, जो कजाकिस्तान के, यहाँ पर हमारा कजाकिस्तान यहाँ कहीं है, तो उसके बाउंड्री से लेके और इधर आर्कटिक ओशन से रन करता है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और दिया है, यूराल जो है बहुत रिच है मिनरल्स रिसोर्सेज में। यहाँ आयरन ओर, कॉपर, जिंक, प्लैटिनम, गोल्ड, कोल एज वेल एज ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलते हैं। ये जो माउंटेन्स है ना, सपोर्ट करते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम को। यहाँ पर कॉनिफेरस टैगा फॉरेस्ट है, मैंने आपको दिखाया था, टैगा लिखा हुआ था ऊपर, वो है। डोमिनेटिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमें टाइगा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो साउथ में है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल जैसे ब्राउन बेयर्स, वॉल्फ, देन लायनेक्स, एल्क, रेनडियर, सेबल, ये सारे देखने को मिलते हैं। द वेरिड लैंडस्केप्स फ्रॉम द नदर्न टुंड्रा एंड स्वैम्स टू फर्टाइल सदर्न फार्मलैंड मेक द यूरल सिग्निफिकेंट फॉर देयर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इतने सारे तरीके के क्लाइमेट और चेंजेस वहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे टुंड्रा टाइप का भी क्लाइमेट है। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा is a tree-less cold plain where soil stays frozen most of the time, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है अधिकतर समय और बहुत ठंड होता है, पेड़ नहीं होते वहां पर एक भी। ये जो जमी हुई मिट्टी है, बर्फ जैसी जमी हुई है, इसे कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट, मतलब परमानेंटली फ्रॉस्ट है, जमी हुई है। ये जायंट फ्रीजर जैसा एक्ट करती है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सिंक हो जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। जैसे अभी बताया था ना, ये कार्बन सिंक का काम करता है, बहुत सारा कार्बन को ट्रैप कर लेते हैं और अंदर अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं, और उसे अंडर स्टोर करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। एज ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज द प्लैनेट टू हीट अप, द परमाफ्रॉस्ट मेल्ट्स रिलीजिंग दीज स्टोर्ड गैसेस एंड स्पीडिंग अप क्लाइमेट चेंज। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट ज्यादा हो रही है, तो जो परमाफ्रॉस्ट जो हमेशा जमे रहते थे वो क्या हो रहे हैं, अब पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो उनके अंदर गैसेस ट्रैप थी वो अब धीरे धीरे रिलीज हो रही है, जिसके कारण से जो क्लाइमेट चेंज है और ज्यादा बढ़ रहा है। कार्बन जो था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो उसमें ट्रैप था, वो ये तो गर्म है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो इससे क्लाइमेट और कैसा होगा, और ज्यादा गर्म होगा, और जल्दी से ये बर्फ सारी पिघलेंगी, राइट। तो ये क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा स्पीड अप कर रहा है, बढ़ा रहा है।
ओके। नाउ टुंड्रा और स्वैम्प्स भी है, स्वैम्प यानी हिंदी में बोलते हैं दलदल, जहां मिट्टी पानी ऐसा मिला हो, कीचड़ जैसा। सो लैंड दैट इज ऑलवेज वेट एंड पार्शली कवर्ड विद वाटर, वहां हर वक्त पानी जमा रहता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में इतने सारे वैरायटी के आपको देख रहे हैं कि वहां पे कैसा कैसा फिजिकल फीचर है, लैंडस्केप्स हैं, राइट। सो जिसके कारण वहां बहुत डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल मतलब जीव जंतु बहुत अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, और इकोनॉमिक वे में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये देखो, विंटर नाइट इन पोलर टुंड्रा एंड द टुंड्रा इन द यूराल माउंटेन्स इन समर, समर में कुछ इस तरीके का और विंटर में कुछ इस तरीके का, ठीक है। और ये एरियल व्यू है साइबेरियन टाइगा का, एंड एरिया अंडर नियर द आर्कटिक विच फॉरेस्ट ऑफ कनिफेरस ट्री, कनिफेरस ट्रीज कौन से होते हैं, जैसे नुकीले पेड़ होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। इससे हाई ऑल्टीट्यूड में ये होते हैं। सो ये इमेजेस थी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यूरोप। अब यहाँ से बेटा इसका पार्ट 2 देख लेंगे। मैंने सोचा था एक ही पार्ट में कवर करेंगे, पर बहुत ही बड़ा पार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में इसको खत्म भी कर लेंगे और इसकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो भी देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस तरीके के नोट्स चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कैसे नोट्स हैं, सभी क्वेश्चन आंसर उसमें अच्छे से कवर किए होंगे। बीच की जो भी क्वेश्चन है, जैसे लेट्स एक्सप्लोर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैप, जो भी दिया हुआ है बुक में सब इसमें रहेगा। इस तरीके से इंट्रोडक्शन, कोई कोट है तो उसका हिंदी में भी मीनिंग वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। हर सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, सारे नोट्स डिटेल में रहेंगे इसमें, साथ ही साथ बुक की जो एक्सरसाइज है वो रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम बेस्ड वो सारे रहेंगे, और बहुत ही डिटेल नोट्स हैं। सो डोंट वरी कि कैसे क्या नोट्स होंगे, हर टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप प्लीज कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। नोट्स फ्री नहीं है, आप लोग मैसेज करके मुझे कहते हैं मैम आपने कहा था फ्री है, नहीं फ्री नहीं है। इसमें केस स्टडीज वगैरह, फिर जो 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें मैंने कवर की हुई, ठीक है। सो मीट वेरी सुन विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।